फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप सभी के एग्जाम में हर साल आता है, वो क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, सभी प्रश्न बिल्कुल वायरल है और ये हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे सन दिया है पहला 1788 ईस्वी, ठीक है, दूसरा दिया है 1790 ईस्वी में, तीसरा है 1789 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। ठीक है, तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 5 मई को हुई थी, 5 मई 1700, ठीक है, 89 ईस्वी को हुआ था। और ये जो हुआ था ये लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके, लुई 16वें के शासनकाल में ये क्रांति हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जर्मनी की एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो कौन निभाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑटो बिस्मार्क, दूसरा है विलियम प्रथम, ठीक है, सी ऑप्शन है नेपोलियन और यहाँ पे मैक्सिमी। तो यहाँ पे देखिए जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका निभाए थे वो ऑटो बिस्मार्क थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था, तो वो विलियम, ठीक है, यहाँ पे विलियम है प्रथम, विलियम प्रथम। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी एकीकरण में, तो वो ऑटो बिस्मार्क की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जो हमने आप सभी को बताया आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। देखिए गांधी जी ने जो थे वो 3 आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था जो कि गांधी जी ने चलाया था 1919 में। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे और एक भारत छोड़ो आंदोलन था। इनके 3 आंदोलन थे। आपको तीनों आंदोलन के बारे में विस्तृत बिल्कुल पढ़ लेना है क्योंकि ये तीनों आंदोलन आपके वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर 4 नंबर में भी आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ऑप्शन यहाँ पे 1920, 1922, 1919, 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगर आ गया कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था तो वो 1919 में चलाया गया था। ठीक है, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। सब कुछ आप लोग तैयार रखिए। ये जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है ना, इसमें आप सभी का मैप आता है मानचित्र भरने के लिए 10 नंबर का। तो ये सब क्वेश्चन आपके मानचित्र में भी आते हैं, तो जो कि हम आपको सभी को पहले ही मानचित्र भरकर बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1914, 1915, 1960, 1947। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था वो 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। अब देखिए आर्थिक महामंदी का मतलब कि देश में गरीबी आई थी। ठीक है, और गरीबी किस कारण से आया था, जैसे क्या हुआ था कि उत्पादन जो किसान थे उनकी अत्यधिक जो भी सब्जी साग फल है, ठीक है, सब चीज की उत्पादन काफी ज्यादा, वस्तुओं की उत्पादन काफी ज्यादा होती थी और उसको खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। ठीक है, यानी उसका मांग बहुत ही कम था, उसकी जो मूल्य थी उसमें गिरावट था, जिसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक महामंदी आ गया, गरीबी आ गया। क्योंकि जो यहाँ पे सामान्य होते थे किसानों की, कृषि क्षेत्र में इसमें ज्यादा घटा हुआ। जैसे किसानों की सब्जियां, कुछ भी वस्तुएं कोई भी है, वो क्या होता था कि उसका निर्यात आयात भी दूसरे, ठीक है, देशों से नहीं होता था, जिससे और उसको खरीदने वाले लोग भी बहुत कम थे, जिससे उसका जो रेट था, ठीक है, मूल्य था, उसमें गिरावट आ गई और ये महामंदी का कारण बन गया। तो ये जो आर्थिक महामंदी है ये 1929 ईस्वी से 1930 के मध्य दशक तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बागान नहीं है कि चारागाह नहीं है कि खनिज संसाधन नहीं है कि भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें व्यक्तिगत संसाधन, इसमें क्या है, सबसे डिफरेंट है भूमि, और ये क्या है, ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। अब देखिए यहाँ पे अजैविक संसाधन, अब हम आप सभी को बता दें अजैविक का मतलब हमने आपको इसके जैविक और अजैविक संसाधन का 60 क्वेश्चन बताए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने आप सभी को बताया था कि अजैविक संसाधन यानी जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीव नहीं होते, जिसमें जान नहीं होते, ठीक है, उसको अजैविक कहा जाता है। तो इसमें से क्या है,
पशु है, पशु में जान होते हैं, ठीक है। इसमें से पौधे हैं, पौधे में भी जान होते हैं, मछलियां में भी जान होते हैं, लेकिन ये चट्टाने जो होते हैं, पर्वते, इसमें जान थोड़ी नहीं होता। अगर जान होता तो यहाँ से उठकर यहाँ, और कोई लोग तो अपने घर भी उसको बुला कर ला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चट्टानों में जान नहीं होता, यही क्या है, अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। देखिए कपास की खेती, कपास यानी जिससे वस्त्र बनते हैं, ज्यादातर ये गुजरात, अहमदाबाद, ये सब जगहों पर कपास की खेती अत्यधिक होती है। आपके मानचित्र में भी क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती अधिक कहाँ होती है, तो आप लोग इस तरह से गुजरात, अहमदाबाद आप लोग मानचित्र में जानोगे तो भर दोगे। तो यहाँ पे कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि यानी सबसे उचित मिट्टी कौन सी होती है, जिसमें अच्छा खासा जो कपास है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है काली मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी काली मिट्टी में कपास की खेती काफी उचित तरीके से अच्छी होती है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब रबी का मतलब होता है सूर्य। अब देखिए सूर्य की कब जरूरत ज्यादा पड़ती किस फसल को, तो वो है गेहूं, ठीक है। ये सब क्या है, गेहूं जो होता है वो गर्मियों में ही होता है, तो इसे रबी की फसल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम क्लास 10th हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जरूर हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग देखिए वीडियो को शेयर किया करिए, हमने आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया, तो आप लोग भी कुछ हमारे लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी जो चाय है, ठीक है। सुबह सुबह आप लोग चाय पीते हो तो उसमें क्या पड़ता है, चाय पत्ती पड़ती है चाय, तो उसका उत्पादन भी तो आपको जानना जरूरी है। कहाँ पे चाय उगता है ज्यादातर, तो वो उगता है असम में, ठीक है। असम में चाय बहुत अधिक होता है, उसकी खेती होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। अब देखिए रेशेदार फसल पूछ रखा है इसमें, तो ये कपास जो होता है ये भी रेशेदार है, क्योंकि इससे वस्त्र बनता है, इसमें रेशे होते हैं तभी। जूट भी है और प्राकृतिक रेशम भी है, और यहाँ पे यानी इनमें से सभी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, तीनों में होते हैं, रेशेदार होते हैं तीनों। तो यहाँ पे तीनों फसल रेशेदार होते हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा कोई स्थान का नाम है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन कई दिया है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, तांबा के लिए। तो यहाँ पे जो कोरबा है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे गैर पूछ रखा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी ये सब चीजें जो है ये एक ही चीज से उत्पन्न की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है 14, कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। यानी परिवहन का मतलब ज्यादातर यात्रा भारत में लोग किस चीजों से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, पाइपलाइन है, वायु परिवहन है। तो यहाँ पे रेल परिवहन, ठीक है। रेल जो होती है उसमें कई कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, कई डिब्बे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें भर भर के यात्री आते हैं और जाते हैं, ठीक है। कोई टिकट का जाता है, कोई बे टिकट का जाता है। रेल ही ऐसा साधन जिसमें लोग बे टिकट का बैठकर चले जाते हैं, बाकी और कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे रेल परिवहन क्या है, सबसे बेस्ट संसाधन है। क्वेश्चन है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन बी राइट है। भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे मताधिकार की आयु यानी भारत में लोग, इंसान, मनुष्य कब उतना साल का होता है कि वो वोट दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को ये वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर आपको खुद देना है। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा है यहाँ पे 20 वर्ष, 25 वर्ष और 18 वर्ष। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आप लोग जो है आप लोग वोट देने के काबिल हो गए हो या नहीं हुए हो, ठीक है। यानी यहाँ पे मताधिकार का मतलब कि आप लोग वोट दे सकते हो या नहीं, या वोट देने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी को आई होप कि इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है इसके बाद 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, ठीक है। संघीय सूची का विषय इसमें पूछ रखा है। तो संघीय सूची में क्या आता है, यहाँ पे रक्षा, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए राइट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो यहाँ पे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ऑप्शन यहाँ पे वी राइट है।
और ये जितने भी 25 क्वेश्चन है सभी आपके पूरे किताब से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अश्वेत क्रांति का प्रतीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? यानी ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में विकास करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या उसका लक्ष्य है? ठीक है, तो नियमित ऊर्जा जरूरी है, उपज की उचित कीमत जरूरी है, बेहतर मजदूर जरूरी है, इनमें से सभी जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? कृषि क्षेत्रक देखिए, यानी वो क्षेत्रक जिसमें कृषि से संबंधित लोग आते हो, जैसे मजदूर आता हो, किसान आता हो, ठीक है, तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, भारत जो है इसमें क्या है, अत्यधिक किसान है और वो काफी गरीब है। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अत्यधिक जो लोग करते हैं, यानी भारत में जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जो साधन अपनाए किसान, वो कृषि है। ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी राइट है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। यानी दो राज्य, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और आप सभी का जैसे हो गया बिहार, पंजाब। अगर हमारे उत्तर प्रदेश से आपके बिहार, पंजाब में कोई भी वस्तुएं जाते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। ठीक है, और जैसे अगर हमारे भारत देश से अमेरिका देश में, इंग्लैंड, जापान, ये सब में कोई वस्तुएं जाती है, आयात वहां से आते हैं और हमारे भारत से जाते हैं, तो उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, देश के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसे आंतरिक व्यापार कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? हॉलमार्क जो है वो सोने का प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है, यानी सोने को प्रदर्शित करता है हॉलमार्क। तो यहाँ पे 25 का बी राइट है। विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, पूरे के पूरे उत्तर हम आप सभी को यहाँ पे लिख करके काफी अच्छे तरीके से समझा करके बताएंगे, जो कि आपको 100% गारंटी है कि इसी वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और इस बार आप सभी के बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। आप सभी के बोर्ड के पेपर में सभी क्वेश्चन छपे रहेंगे, जो भी क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के, और आप सभी का जो क्लास 10th का बोर्ड का पेपर बनता है वो सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन से, बुक से ही बनते हैं। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो अगर आप लोग भी टारगेट बनाए, इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कंटिन्यू आता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? और देखिए, यहाँ पे हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, और फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसमें परिणाम पूछ रखा है। ठीक है, कारण नहीं पूछा है, तो आपको यहाँ पे परिणाम लिखना है, यानी क्रांति के होने के बाद जो परिणाम निकल कर सामने आता है वो यहाँ पे पूछ रखा है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फ्रांस की क्रांति हुआ था ये कब हुआ था, सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो 5 मई को, ठीक है, और 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यानी 1789 ईस्वी को ये जो फ्रांस की क्रांति है वो शुरू हो गया था। और ये देखिए, ये आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, इसलिए आपको इसको काफी ध्यान से समझना है। अब देखिए, फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। यानी इसका कारण क्या था कि जो फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति हो गई थी, जो यहाँ पे फ्रांस का राजा लुई 16वां था। ये जो लुई 16वां था फ्रांस का, ठीक है, राजा था। ये लुई 16वां और इसकी पत्नी फ्रांस के जितने भी पैसे थे वो अत्यधिक अपने ऊपर फिजूल खर्ची करते थे।
ठीक है। यानी जो लुई 16वें की पत्नी थी वो बहुत ही महंगे बड़े पाव मिलते थे उस समय, वो खाती थी और काफी यानी विलासिता से फ्रांस के पूरे पैसे को अपने ऊपर खर्च कर देते थे। ये दोनों ने मिलकर के पूरे पैसे खर्च कर दिए। फिर उसके बाद फ्रांस के शासन काल को चलाने के लिए, ठीक है, राज्य व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए क्या हुआ कि पैसों की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। पैसे सब खत्म हो गए तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रांस के शासन को चलाने के लिए पैसों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, बहुत ही आर्थिक स्थिति हो गई, सोचनीय स्थिति हो गई, ठीक है। और यही कारण हो गया, यानी इसी कारण से फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। जब आर्थिक स्थिति हो गई तो ये जो लुई 16वां है, इन्होंने क्या किया कि जितने भी इस फ्रांस में जितने भी मजदूर थे, मजदूर वर्ग, किसान थे, उस पे ये लुई 16वां, ठीक है, अपने पैसों की पूर्ति के लिए ये उन पे कर लगाने लगा। अब जो किसान होते, मजदूर होते, ये बहुत ही गरीब होते हैं, ये अपने डेली जीविका को चलाने के लिए पैसे कमाते हैं, तो वो कर कहाँ से भरेंगे। और ये जो लुई 16वां है राजा, ये क्या किया कि सिर्फ किसान और मजदूरों पर ही ऐसे कर लगाया, और जो अमीर लोग थे, ठीक है, अमीर वर्ग में थे, उच्च वर्ग में थे और मध्य वर्ग में थे, उनके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया। इससे जो फ्रांस के मजदूर और किसान वर्ग थे उनके अंदर असमानता की भाव उत्पन्न हो गई, जो कि क्रांति का कारण बन गया, ठीक है। तो ये तो क्रांति का कारण था। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में परिणाम ही पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था, एक तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, तो ये हमने आप सभी को बता दिया, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो आप सभी को फ्रांस की क्रांति के परिणाम हेडिंग डालना है, ठीक है। यहाँ पे पहला है कि फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, ठीक है। जो निरंकुश राजतंत्र था, यानी फिजूल खर्ची करते थे, अपने के ही सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे, शासन के बारे में नहीं सोचते थे, जनता के बारे में, उसका क्या हो गया, अंत हो गया क्रांति होने के बाद। यानी फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में होने के बाद निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व, ठीक है, भावनाओं का विकास कर दिया। समानता हो गई, यानी सबके ऊपर कर लगेगा तो सभी के ऊपर लगेगा, अमीर गरीब सबके ऊपर। और स्वतंत्रता, सभी लोग, ठीक है, अपने से कुछ भी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह से स्वतंत्रता हो गया। और यहाँ पे भाईचारों का भी, यहाँ पे भावनाओं का विकास हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा की न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ, यानी जो न्याय व्यवस्था था उसका सुचारू रूप से फिर से गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। तो ये क्या है, ये फ्रांस की क्रांति के परिणाम, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहला कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 5 मई 1789 ईस्वी में, उसका यहाँ पे प्रभाव था, ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण एवं मध्य वर्ग का प्रभाव। औद्योगिकरण यानी काफी ज्यादा जो भी फैक्ट्रिया वगैरह है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे औद्योगिकरण हो गया, और मध्य वर्ग के जो थे उनके प्रभाव। नेक्स्ट है यहाँ पे रूमानीवाद का प्रभाव, ठीक है। रूमानीवाद का प्रभाव, ये एक वर्ग था, यानी एक संस्कृति था, तो रूमानीवाद का प्रभाव था। नेक्स्ट है उदारीकरण का प्रभाव। तो यहाँ पे 4 इसके क्या थे, कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए सभी तत्व जो मनुष्य के लिए क्या हो, उपयोगी होता हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मिट्टी से क्या होता था, पहले लोग घर बनाते थे और उसमें रहते थे, और अभी भी लोग घर बनाते हैं गाँव में, ठीक है। और इसके बाद जलवायु तो काफी इम्पोर्टेंट है। वर्षा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वनस्पति के द्वारा ही लकड़ी बनते हैं, उससे जो भी मेज, कुर्सी, पलंग ये सब बनता है, ठीक है। और वनस्पति से काफी चीजें बनती है, तो ये प्रकृति जो है ये काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ऊर्जा आदि, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो ये सब काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देखिए हम आप सभी को, ठीक है, क्लास 10 के
सभी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, बोर्ड के पेपर, सभी पेपर आप सभी को हम बता चुके हैं, सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके सभी पेपर को जरूर देख लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन भी हम आप सभी को इंपॉर्टेंट आंसर के साथ बता चुके हैं। सोशल साइंस क्लास 10 के 8 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे आइए, ठीक है, सभी विजिट कीजिए, सभी वीडियो को वहां से देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए यहाँ पे भारतीय कृषि के 3 विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। तो फर्स्ट है यहाँ पे, उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भारत के किसान है, ठीक है, वो काफी गरीब है और वो क्या करते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे से अच्छे अपने फसलों में, ठीक है, उर्वरक यानी अच्छे से अच्छे खादी जो भी है, डाई, यूरिया, ये सब का यूज करे और अच्छी जो है कीटनाशक का यूज करे, दवाइयों का यूज करे, ठीक है, और अच्छे से अच्छे जो फसल है उनको अच्छे से अच्छे जो भी है जिंक, फास्फोट, ये सब, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, ये सब दे, जिससे कि उनके फल काफी अच्छे और मोटे तगड़े अच्छे हो, ठीक है। ऐसा जो किसान है उनके पास, भारतीय किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे से अच्छे ये सब चीजें डालें, ठीक है। जिससे क्या होता है कि उनकी जो भूमि की उत्पादकता होती है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, यानी बढ़ता नहीं है और इससे फसल भी जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। अगर वही वो अच्छे उर्वरक, रासायनिक खादों का यूज करेंगे तो वही जो उनकी फसल, ठीक है, 1 गुना हो रहा है वो 2 गुना होगा। तो इससे उनके अच्छे मुनाफा भी मिलेंगे। तो यही है पहला। दूसरा पे, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्रकृति, उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। यानी जो भारतीय कृषि है, जो भारत के किसान है, कृषि करते हैं, वो क्या है, हमने आपको बताया कि वो अत्यधिक गरीब है और सभी किसानों के पास जो होता है सबमर्सिबल या पानी के सिस्टम नहीं होते हैं, जो कि वो गर्मियों में भी अच्छे खासे फसल को अपने उत्पादन कर सके, सब्जियां उत्पादन कर सके और अच्छे खासे पैसे कमा सके। इसलिए जो भारतीय किसान है वो ज्यादातर मानसूनी वर्षा यानी भगवान पे निर्भर करते हैं। और जब वो फसल को लगा देते हैं और बारिश नहीं होता तो उनको काफी ज्यादा दुख लगता है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हाँ भगवान थोड़ा बारिश कर दीजिए जिससे हमारे फसल भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। और जो थोड़ा अमीर किसान है वो तो क्या करते हैं, भगवान पे निर्भर उतना नहीं करते। उनको जब भी फसल उनके लगते है कि सूखे पड़ गए अब मिट्टी, तो वो सबमर्सिबल वगैरह से पानी क्या करते हैं, उसमें सींच देते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छे से हो जाती है। तो यही कारण है कि जो भारत के गरीब किसान है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं, मृदा की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ज्यादा उर्वरक का यूज नहीं करते, इसलिए वो उर्वरकता पर भी निर्भर करते हैं और अन्य जो भी है पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक कृषि क्या है, जैसे आधुनिक कृषि में क्या है कि अच्छे खासे जो भी है मिट्टी की पलटाव, जुताई, ठीक है, अच्छे से होता है। यानी जो मिट्टी की जुताई होती है वो 3 से 4 प्रकार के होते हैं और वो ट्रैक्टर, रोटावेटर, ये सब से होते हैं। लेकिन जो भारत के किसान है वो कहीं कहीं आपको भारत में कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि अभी तक बैलों से ही जुताई हो रहा है। अच्छे से अच्छे यानी मिट्टियों को 3 से 4 बार जुताई कराकर तब उसमें फसल बोना चाहिए। तो भारत के किसान सिर्फ 1 ही बार जुतवा देते हैं। जैसे उसमें पहले मिट्टी का पलटा होता है, फिर उसको जोता जाता है और उसके बाद उसका रोटावेटर वगैरह सब ये सब होता है, ठीक है, पलाऊ वगैरह। तो यहाँ पे जो आधुनिक कृषि है वो किसान भारत के नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारत के किसान हैं, ठीक है, वो व्यापार के लिए नहीं कृषि करते बल्कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि करते हैं। तो इसलिए वो आधुनिक जो भी आधुनिक मशीनें हैं खेती के वो सब ठीक है उपकरणों का यूज वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो यही है 3 कारण, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए हरित क्रांति सबसे पहले किसे कहते हैं, हरित का मतलब हरा हो गया, क्रांति का मतलब युद्ध हो गया। यानी यहाँ पे क्या है कि हरे में काफी बढ़ोतरी को युद्ध कहते हैं, इसमें क्रांति कहते हैं।
तो इसमें क्या है कि हरित क्रांति से तात्पर्य खाद्य फसलों, अब देखिए हरा में क्या आता है, खाद्य फसल आता है, तो यहाँ पे हरित क्रांति से तात्पर्य खाद्य फसलों के ऐसे बीजों का विकास जिसके कारण इनके उत्पादन में आशातीत, यानी जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कहीं दुगुना आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, यानी हरित क्रांति के प्रमुख जो विशेषताएं हैं, लाभ है। हरित क्रांति से लाभ क्या है, तो यहाँ पे अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, जिससे हरित क्रांति हो रहा है, और बहुफसली कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना है। ये सब क्या हरित क्रांति के कारण ही संभव हो पाया है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे जैसे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। ठीक है, क्योंकि क्रांति होता है कोई भी, तो यहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दिशा जरूर बदल जाते हैं। राजनीतिक परिणाम पहला है यहाँ पे इसके परिणाम, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राजनीतिक पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दिया है। जो राजनीतिक क्रांति हुआ, राजनीतिक परिणाम जो आया, वो क्या किया, संपूर्ण विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल बदल दिया। इन परिणामों में राजतंत्री सरकारों का पतन हो गया और जनतंत्री भावनाओं का विकास हो गया। जो राजतंत्री सरकार थे उसका क्या हो गया, पतन हो गया। इसलिए अब क्या है, जनतंत्री भावना का विकास हो गया, यानी जनता के द्वारा मंत्री बनाए जाते हैं, जो भी है। राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास हो गया, अंतर्राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास, ठीक है, और यहाँ पे अधिनायकवाद का भी विकास हो गया। नेक्स्ट है आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है, आर्थिक परिणाम का मतलब क्या हुआ, देश का आर्थिक स्थिति आ गया, यानी उसमें गरीबी आ गई, शोचनीय स्थिति आ गई। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए, यानी कितने, 10 खरब, बहुत बड़े रकम है, व्यय हुए, तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों का तो कोई अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण उत्पादन क्षमता का ह्रास हो गया, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई, ठीक है, और राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों का भार, सब क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा है सामाजिक परिणाम। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार, जाति कटुता की भावनाओं में कमी, श्रमिकों में जागृत शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि थे। ठीक है, आप लोग इन सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हम बताए सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है, और उसका मुख्य कारण क्या था, यानी फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो आपको सबसे पहले की क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर लिखोगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर तो आपको सिर्फ इस पे मिलेगा कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, यानी आपको सन लिखना है, उसके बाद इसका मुख्य कारण क्या था, इस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि जो फ्रांस की क्रांति है, ठीक है, वो 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, यानी हुई थी, तब उस समय के फ्रांस के राजा कौन था, ठीक है, शासक कौन था, तो वो लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां। ठीक है, और ये जो लुई 16वां है, ये क्या करता था, यानी अपनी फिजूल खर्ची करता था अपने ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है यानी कि पैसों का खर्च करता था, और जो है ज्यादातर वो राज्य को अच्छे तरीके से नहीं चलाता था, बल्कि उनके सभी पैसों से अपने अच्छे खासे जीवन जीता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब बाद में ऐसे जब सभी पैसे खत्म कर दिए, उन्होंने खर्च कर दिए, तो बाद में देश को यानी वो राज्याभिषेक को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब ये लुई 16वां राजा क्या थे, इन्होंने यानी
लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। और कैसे लोगों पर? गरीब लोगों पे, यानी मजदूर और किसानों से ये कर लेना शुरू कर दिए। अब देखिए, जो कर लिया जा रहा है वो सभी लोगों से लेना चाहिए, जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या किए कि सिर्फ गरीब और किसानों से लिए, बाकी जो यानी कि मध्यम वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनसे इन्होंने कर नहीं लिया। इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस के मजदूर वर्ग, किसान वर्ग थे, उनके अंदर, ठीक है, फ्रांस के प्रति यानी कि विद्रोह, यानी जो कर लिया जाता था उसके प्रति इनके अंदर इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, और यही जो है ये क्रांति का कारण बन गया। तो यही आपको लिखना है कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले इसमें फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, तो ये आंसर इसी जगह समाप्त हो गया, ठीक है, सिर्फ एक लाइन में। बाकी यहाँ से अब देखिए कारण शुरू होता है। तो फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण था लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राज्य कोष जो है वो खाली हो गया था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, ठीक है, जिसका जनता ने क्या किया, हमने आपको बताया, विरोध किया, जिससे जो फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति थी वो क्रांति का कारण बन गया, ठीक है। जब विरोध होगा तो क्या होता है, वो उस देश में, उस राज्य में क्रांति होने लगती है, लोगों में, ठीक है, युद्ध होने लगता है, यही क्रांति का कारण बन जाता है। तो ये तो था फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए। तो देखिए, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये भी। पहला है यहाँ पे कि उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी हो गई। देखिए, ये जो 1929 में, यानी कि ये 1928 से शुरू हुआ था और ये 1934 तक चला था, ठीक है। ये आर्थिक महामंदी यानी देश में गरीबी आया था। इसमें सबसे ज्यादा जो घटा हुआ, ठीक है, यानी नुकसान का सामना करना पड़ा, वो किसान लोग थे, कृषक थे, जो कि उनके कृषि में सबसे ज्यादा गिरावट, उनके जो भी कृषि से पैदा होते यानी फसल जो होते उनके, ठीक है, जो भी है साग सब्जियां, गेहूं, चावल, ये सब, इसमें सबसे ज्यादा, यानी कि इसमें क्या हुआ, यानी ये उत्पादन जो था, यानी कि जो फसल होते थे वो ज्यादा होते थे, लेकिन उसको खरीदने वाले लोग जो थे वो बहुत कम थे, ठीक है। अब देखिए, खरीदने वाले लोग कम है, फसल अधिक है, तो क्या होगा, फसल का दाम जो है कम हो जाएगा, ठीक है। खरीदने वाले क्या करेंगे, फसल को जहाँ 24 रुपए किलो मिल रहा है वहां वो सिर्फ 10 रुपए में ही लेंगे, 5 रुपए में ही लेंगे। और किसान क्या है, खरीदने वाले लोग कम है, तो किसान भी सोचेगा चलो कुछ घाटा हिस्सा लो, लेकिन उसको बेचना तो है ही, ठीक है, रखकर उसको सड़ाना नहीं है फसल को। तो वो अपना क्या करता है बेचारा, यानी महामंदी जब आया 1929 में, तो वो क्या किया, किसान बेचारे क्या किए कि वो लोग कम दामों में ही अपने जो भी फसल है उसको बेचने लगे, ठीक है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने जितना खेती में लगाया था, ठीक है, वो भी उनके नहीं मिल पाया, यानी मुनाफा जो होता है वो भी फायदा उनको नहीं मिल पाया। सिर्फ उनके जो भी लागत थे उसी हिसाब से कुछ पैसे उनको मिल रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो भी गेहूं चावल होते हैं ये विदेशों में भी आयात निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, विदेशों में भी आयात निर्यात बंद कर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि जो है 1929 में आर्थिक महामंदी का कारण बन गया। अब देखिए, उत्पादन की अधिकता, यानी बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगे और कर शक्ति में गिरावट आ गई, और उसके जो रेट थे, मूल्य थे, उसमें क्या आ गया, गिरावट आ गई। और विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण क्या था कि देशों में स्वर्ण की कमी, ठीक है, देशों में सोने की कमी होने लगी, इसलिए आर्थिक महामंदी का कारण बन गया। इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। इसके 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके। आप सभी लोग हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बने उसमें क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट है, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 100% गारंटी पक्का आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है वो नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है, यानी जो नदी होती है वो अनेक खेतों से, अनेक नदियों से होकर आती हैं, और वो अपने साथ क्या करती है, मिट्टी, कंकड़, ये सब लेकर आती हैं, ठीक है। और सभी जो है खेत, उसके ऊपरी से जो उपजाऊ मिट्टी होती है वही नदी अपने साथ लेकर आ जाती है, और जिन जिन खेतों से होकर वो जाती वहां क्या करती है, वो
मिट्टियाँ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और वही मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें कोई भी फसल की जो पैदावार होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, यानी काफी उपजाऊ मिट्टी होता है। तो इस तरीके से इसका निर्माण नदियों से होता है, आप लोग समझ गए होंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषता पूछ रखा था। तो यहाँ पे देखिए यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है, ठीक है, पीला और भूरा रंग का ये जलोढ़ मिट्टी होता है। इस मृदा में जल की जो है वो देरी तक ठहरता है, यानी इस मृदा में जो जल होता है वो काफी देरी तक ठहरता है, ठीक है। और बाकी जो मृदा होते हैं उसमें क्या होते हैं, जब धूप होता है यानी कि बारिश हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, धूप आने लगे तो अब उसके बहुत जल्दी उसके पानी जो है वो उड़ जाते हैं वाष्प बन के, ठीक है, जिससे जो खेत होता है उसमें सूखा पड़ने लगता है, जो भी पौधे आप लोग लगाए वो सूखने लगते हैं। तो और ये जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसमें अगर आप लोग एक बार सिंचाई भी कर दिए तो ये क्या रहेगा कि यानी कि 5-6 दिन तक ये सिंचाई बिल्कुल बना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल मिट्टियाँ जो रहेंगी वो गीले रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें यानी कि जो जल है वो देरी तक ठहरता है। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदाओं पर गहन खेती की जाती, ठीक है, यानी काफी घन खेती किया जाता है। इस मृदा में पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी इसमें पोटास की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के 3 सुझाव दीजिए। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सभी वायरल क्वेश्चन। भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के 3 सुझाव। कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख उपाय निम्न है, ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार किया जाए। सिंचाई जब अगर रहेगी तो जो किसान रहेंगे वो गर्मी में भी अच्छे खासे फसल जो, ठीक है, जो सिर्फ बारिश में फसल होते हैं उसको अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो वो गर्मी में भी किसान जो है उसको कर देंगे, ठीक है, उस खेती को कर लेंगे। तो सिंचाई की सबसे पहले की यही सुविधाएं होनी चाहिए। उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था, ठीक है, और क्या उन्नत किस्म के बीजे, जैसे क्या है अगर हम अपने खेतों में, ठीक है, 10 बीज को हमने क्या किया, अगर बोया छीटा तो क्या उन्नत किस्म के जो बीज रहेंगे उसमें से 10 बीज जो है वो अंकुरित होंगे, यानी उसके पौधे बनेंगे। और वही जो उन्नत किस्म के बीजे नहीं रहेंगे, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे 10 बीज को बोएंगे तो सिर्फ उसमें से यानी कि 4 से 5 बीज के ही पौधे बनेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो बीज खरीदते हैं लोग, ये गरीब किसान खरीदते हैं, ठीक है, और ये जो 10 बीज बोएंगे तो 10 बीज का पौधा बनेगा, ये बिल्कुल यानी कि जो थोड़ा अमीर किसान है वो खरीदते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यानी उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज्यादातर पौधे उगेंगे, ठीक है, और ज्यादातर खेती होंगी, तो इससे क्या होगा, कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। यही है। इसके बाद साख सुविधाओं का विस्तार, ठीक है, साख सुविधाओं का विस्तार यानी कि ज्यादातर जो ट्रैक्टर होते हैं उनसे कई प्रकार की जुताई करके तब जाके बोना चाहिए कोई भी बीज वगैरह, जिससे अच्छा पैदावार होता है, ठीक है। इस तरीके से भूमि संरक्षण करना चाहिए, यानी भूमि को बचाना चाहिए मृदा अपरदन से। नेक्स्ट है कृषि शिक्षा का प्रसार, यानी कृषि से रिलेटेड कुछ शिक्षा भी लेना चाहिए, जिससे जो होता है वो किसान जो है अच्छे तरीके से खेती कर लेंगे कि हाँ कौन से दवा की छिड़काव कब की जाएगी, ठीक है, कीटनाशक कब उसमें छिड़कना चाहिए, ये सब का उनको शिक्षा भी लेना चाहिए। इस तरीके से आपको पूरा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वनों के किन्हीं 2 प्रत्यक्ष लाभों को लिखिए। प्रत्यक्ष लाभों का मतलब जिसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जो वन होते हैं पेड़ पौधे वो ऐसा हमें क्या लाभ दे रहे हैं जिसे हम देख पा रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। वो क्या है, जैसे वनों से हमें घरेलू वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है जो घरेलू वस्तुएं यानी कि बेलन होता है जो रोटी वगैरह बेलने वाला, वो किससे होता है, वन से ही बना होता है, ठीक है। और जैसे होते हैं बेड हो गए, पलंग वगैरह, ये सब जो होता है, कुर्सी भी पहले आती थी, वो सब क्या होता था, यानी कि वनों से ही बनता था, लकड़ियों से ही बनते थे। तो इस तरीके से घरेलू वस्तुएं हो गए। पशु हेतु चारा, ठीक है, वन से ही पशुओं को चारा मिल रहे हैं, खा रहे हैं जो पशु। इसके बाद तीसरा है खाना बनाने हेतु ईंधन के लिए लकड़ियां, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं गाँव में जो है चूल्हे बन रहे हैं, चूल्हे पर खाने बनते हैं और चूल्हे के खाने भी काफी स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या है कि लोग खाना बनाने के लिए भी यानी कि वनों से लकड़ियां को तोड़कर खाना बना रहे हैं, ठीक है, यानी ईंधन के रूप में भी आज भी लकड़ियों का यूज हो रहा है। बाकी यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट चौथा कि वन जीवों का आवास प्राप्त होता है। जो वन जीव है, ठीक है, उनके लिए जो भी होता है छप्पर वगैरह, टीन वगैरह, ये सब
छा करके, ठीक है, गाय भैंस ये सबको रखा जाता है, यानी उनके घर होता है वो आवास। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। बाद देखिए नेक्स्ट है वायरल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, आपको ऐसे हेडिंग डालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी समझना है यहाँ पे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है। तो देखिए बहुउद्देशीय यानी बहु का मतलब बहुत सारे उद्देश्य के, यानी ऐसी नदी घाटी परियोजना जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब देखिए जिन नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो हमने आपको बताया। इसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि इसमें इसका वर्णन आप सभी को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य आपको लिखना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य। तो पहला क्या है, सिंचाई, ठीक है, यानी कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बांध जो होते हैं, ठीक है, उससे सिंचाई के लिए वो काफी जरूरी होते हैं, उससे सिंचाई की जाती है। जल विद्युत उत्पादक यानी उससे यानी कि करंट भी उससे उत्पादक किया जाता है, ठीक है, जल विद्युत करंट उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण करती हैं, यानी कि जो होता है बहुत जो बांध होते हैं उसके माध्यम से शहरों के पानी जो है वो निकाले जाते हैं, ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण करती हैं। बाकी यहाँ पे मत्स्य पालन भी करने के लिए जो है बहुउद्देशीय परियोजना काफी जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे उद्योग धंधों का विकास के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नौवहन के लिए यानी नौका वाहन के लिए। इसके बाद पर्यटन का विकास के लिए, ठीक है। इस तरीके से इसका यानी यहाँ पे 7 उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय जो है इसका उद्देश्य क्या है, यानी बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य 7 ठो है जो हमने आपको यहाँ पे बताया। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट है वायरल क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मृदा अपरदन का क्षरण, मृदा का क्षरण या मृदा अपरदन क्या है। जैसे क्या होती है, मृदा अपरदन जो होते हैं वो हवा के माध्यम से होते हैं, पानी के माध्यम से होते हैं, ठीक है, जो जल होते हैं बाढ़ के उसके माध्यम से होता है। कैसे होता है, जैसे क्या है, यहाँ पे गर्मियों में क्या होता है, मिट्टियाँ सूखी होती है और क्या होते हैं, यानी उसमें इस तरीके से मिट्टिया का ढेर बना रहता है, ठीक है, और मिट्टियाँ सूखी रहती है। जब हवा चलता है तो ये मिट्टियाँ जो है ये डस्ट बन करके क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे मिट्टियों का क्षरण हो जाता है, यानी मिट्टियाँ यहाँ से क्या होती है, गायब हो जाती है, दूसरे जगह दूसरे स्थान पे चली जाती है। अब देखिए जैसे जो बाढ़ का पानी होता है बारिश में, वो क्या करता है, यानी एक खेतों से होकर के दूसरे खेतों से होकर तीसरे खेतों से होकर वो नदी में चला जाता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये मृदा का क्षरण हो गया। पहले इसमें गया तो इसकी कुछ मिट्टियों का कटान हुआ, इस यहाँ से मिट्टियाँ इस खेतों में आई, इसमें आई, इसके बाद नदी में चली गई, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, यानी वो खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी है उसका क्षरण हो गया, ठीक है। इस तरीके से मिट्टियों का क्षरण होता है। इसके 2 कारण क्या है, वन्योन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेज होती जा रही है, यानी वन्योन्मूलन का मतलब वनों का कटाव से, ठीक है। जो वन होते हैं वो उनके जड़ें जो होती हैं वो मिट्टियों को जकड़ी रहती हैं बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, जिससे अगर बाढ़ का भी पानी मारता है यानी आता है तो यहाँ पे ये मिट्टियां जो है इस जड़ों से अलग होकर के इधर नहीं जाती हैं। तो ये जो है वनमूलन की कटाव के कारण भी मृदा अपरदन तेजी से बढ़ रहा है। नदियों में बाढ़ आने पर बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव होता है, इससे मृदा अपरदन बढ़ रहा है। इस तरीके से ये हो गए कुछ कारण, आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, जितने भी हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया सभी को आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। जैसे भी आपको रटना है, याद करना है, लेकिन आप लोग जरूर इसको रट लीजिए क्योंकि 101% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा आपके पेपर में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब फ्रांस में क्रांति हुआ, ठीक है, फ्रांस की क्रांति आप सभी को पता है कि 5 मई, ठीक है, 1789 ईस्वी को हुआ था। हमने आपको इससे पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं आंसर के साथ। तो यहाँ पे अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा चैनल पे। तो यहाँ पे जब फ्रांसीसी क्रांति वही हुआ, ठीक है, तो इसके बाद ये सब जो यूरोप होते हैं यानी जो ये फ्रांस के पड़ोसी देश होते हैं, ठीक है, ये सब जब फ्रांस में क्रांति हुई, ठीक है, तो ये जो इनके पड़ोसी देश होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा,
फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या है, निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद देखिए फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या था, यानी किस पे प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे छात्र तथा मध्यम वर्ग सक्रिय हो गए। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो यूरोप के जो छात्र थे और मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग में शिक्षित लोग थे, जैसे टीचर थे, ठीक है, और भी यानी शिक्षित लोग थे। तो यहाँ पे जो छात्र थे, स्टूडेंट थे और मध्यम वर्ग जो थे वो सक्रिय हो गए, यानी वो अपने कामों को और भी तेजी से करने के लिए उत्तेजित हो गए। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालना। इसके बाद देखिए यूरोप के विभिन्न शहरों में जब फ्रांसीसी क्रांति की खबर पहुंची कि हाँ फ्रांस में क्रांति, ठीक है, होने वाली है या हो गई है, जब शहरों में क्या हुआ, खबर पहुंचा, तो जो छात्र थे यूरोप के तथा जो मध्यम वर्ग, तो जो स्टूडेंट थे और शिक्षित वर्ग के लोग थे, यानी मध्यम वर्ग के लोग थे, और उनके साथ साथ और भी अन्य सदस्य थे, ये लोग क्या करने लगे, मिलकर के जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक है, जब ये फ्रांसीसी क्रांति को सुने तो। इसके बाद दूसरा हेडिंग क्या है, अन्य देश फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित हुए। जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो उसके जो भी पड़ोसी देश हैं, अन्य देश है, वो उनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच का मतलब कि जो फ्रांस के सेना थे, ठीक है, फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। यानी अन्य देश जो थे, जब वो फ्रांस में क्रांति की खबर सुने तो वो इस तरह से गतिविधियां करने लगे। ठीक है, यानी फ्रेंच के सेनाओं के लिए वो रास्ता तैयार करने लगे, और जो 1790 ईस्वी के दशक में हाईलैंड, ठीक है, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी, एक सेना तैयार किए। ठीक है, जब क्या हुआ, दूसरों यानी पड़ोसी, जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो उसके जो अन्य अगल बगल के देश थे वो सेनाओं को तैयार करने लगे, सैनिकों को तैयार करने लगे युद्ध के लिए। ठीक है, और ये तैयार करके ये क्या किए, 1790 ईस्वी में ये हाईलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के इटली और भी बड़े बड़े इलाकों में क्या करने लगे, अपनी सेनाओं को भेजने लगे युद्ध करने के लिए। ठीक है, क्रांति लाने के लिए देश में ये भेजने लगे, यानी घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं जो थी वो राष्ट्र के विचारों को विदेशों में ले जाने लगे। ठीक है, यानी जो यहाँ पे फ्रांसीसी सेनाएं थी, वो जो फ्रांस में क्रांति हुआ था वो राष्ट्रवाद के विचारों को, जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, ठीक है, तो जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, जो राष्ट्रवाद के विचार थे, उसको क्या करने लगे, विदेशों में लेकर जाने लगे, यानी विदेशों में जाकर के ये सभी घटनाओं को बताने लगे, विचारों को बताने लगे। तो इस तरह से आप सभी को लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी के एग्जाम में अगले पिछले साल भी आया था और इसके पिछले साल भी आया था, और इस बार भी गारंटी 100% पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण आपको लिखना है। ठीक है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑटो वन बिस्मार्क है, सबसे पहले कि इसको जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना, उसमें इन्होंने काफी हार्ड वर्क किया था, और इन्होंने यानी जर्मनी की एकीकरण कराने में ये इनकी काफी ज्यादा हेल्प थी। ठीक है, और ये क्या थे, यानी ये रक्त और लोह की नीति, यानी सैन्य शक्तियों को ये तैयार किए, उन्हें रक्त और लोह की नीति सिखाएं। ठीक है, उन रक्त और लोह की नीति पर चलना सिखाएं। ठीक है, चलकर ये क्या किए, जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, यानी ऑटो वन बिस्मार्क ने कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रसा की शक्ति को मजबूत भी किया था। ठीक है, इसलिए ये ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का मुख्य जनक कहा जाता है। ये 2 कारण है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके आप लोग इसको तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं जो है वो इस प्रकार है। क्या क्या है, पहला है यहाँ पे क्या है कि उर्वरकों और रासायनिक खादों का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ भारतीय कृषि यानी भारतीय किसानों के लिए लागू होता है,
और देखिए भारत जो ये अपना कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पे जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो ज्यादा लोग होते हैं। और यहाँ के भारत के ज्यादातर जनता जो है कई राज्यों के, कई जिलों के, वो कृषि पर ही आधारित हैं, किसानी करते हैं। ठीक है। और क्या है कि जो भारत के किसान है वो काफी गरीब किसान है, और वो खेती किसानी करते हैं सिर्फ अपने घर की खर्चा चलाने के लिए। ठीक है, अपने परिवार की पोषण के लिए। अब देखिए भारतीय किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने खेतों में, अपने फसलों में अच्छे से अच्छे उर्वरकों का यूज करें, यानी कि डाई, यूरिया, जो फसल के जो पौधे होते हैं उसको मोटे करते हैं, ठीक है, लंबे करते हैं, जल्दी से उसको ग्रो करते हैं। ये सब उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक उसका काम होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों का ज्यादातर यूज जो भारतीय किसान है वो नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। और न ही किसी रासायनिक खादों का ज्यादातर वो यूज करते हैं। ठीक है, वो तो जैसे क्या है, वो कुछ जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में जो लकड़ी के चूल्हे में जो राख होता है ना, जो चूल्हे का, उसको अपने खेतों में डालते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ उनके खेतों की उर्वरकता बढ़ती है। ठीक है, और जो गाय के, भैंस के गोबर होते हैं उसको किसान अपने खेतों में डालते हैं। ठीक है, गांव में अभी भी ऐसी क्रियाएं चल रही हैं। किसान जो है वो उर्वरक, खाद, यूरिया, सब का यूज किसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ गाय और भैंस के गोबरों से ही फसलों को अच्छे से उगा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें, ठीक है, उसमें जो है उर्वरक पाए जाते हैं उनके गोबर में। तो इस तरह से क्या होता है, यानी कि ज्यादातर जो भारत के किसान है वो इन सब चीजों को खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, मात्र यही सब जो गांव के लोग करते हैं, गोबर, राख, ये सब खेतों में डालते हैं, ज्यादा उर्वरक का यूज नहीं करते। इसलिए जो भारतीय किसान की जो फल होते हैं, यानी जो फसल होती है, ठीक है, उसका जो उत्पादकता होता है वो कम होता है, और फसल उत्पादन भी कम होता है। इसीलिए और वो ज्यादा, और भी देश है जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ज्यादातर रासायनिक खाद का यूज करते हैं, उर्वरकों का यूज करते हैं, कीटनाशकों का यूज करते हैं, कई प्रकार के फसलों को विटामिन देते हैं, जिससे उनके फसल जो काफी अच्छे तरीके से होते हैं, और कम बीज में ज्यादा उन्नति उनकी होती है, यानी ज्यादा पैदावार होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो है भारतीय किसान के पास इतने पैसे नहीं है, वो सिर्फ अपनी जीविका को पार्जन करने के लिए खेती करते हैं। इसलिए उनको सिर्फ उतने ही पैसे मिल जाते हैं खेतों से कि वो अच्छे से अपने, ठीक है, अपनी पोषण कर सके, अपने परिवार की देखभाल कर सके। दूसरा क्या है, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और मृदा की प्रकृति किस तरीके से है, यानी कहाँ पे अच्छे गुणवत्ता वाली मृदा है, मिट्टियां हैं, और कहाँ पे कम गुणवत्ता वाली मिट्टियां हैं, और अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। अब देखिए क्या है कि भारत के किसान गरीब है, सभी के पास जो वो सबमर्सिबल होते हैं ये सब नहीं है। ठीक है, इसलिए जो किसान होते हैं वो भगवान पे निर्भर करते हैं कि हाँ, जैसे वो कोई भी गेहूं या फसल, कोई भी धान वगैरह बो दिए, ठीक है, अगर उनके जो धान है पानी भगवान नहीं बरसे, बारिश नहीं हुआ तो उनके धान सूख रहे हैं, तो उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो गरीब है किसान, तो उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो अपने धानों के खेतों में पानी भर सके और उनकी फसल बिना भगवान के बारिश हुए ही अच्छे से उसका पैदावार हो सके। ठीक है, ऐसे उनके पास कोई साधन नहीं है, सभी किसानों के पास ऐसी साधन नहीं है। इसलिए वो भगवान के वर्षा पे, पानी पे निर्भर करते, वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान अच्छे से बारिश दीजिए। ठीक है, पौधे सूख रहे हैं, तो इस तरह से वो क्या है कि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं, और मृदा की प्रकृति और उर्वरता पर निर्भर करते हैं, और भी पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट तीसरा, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं। ठीक है, किसान लोग वो बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कृषि करते हैं। हमने आप सभी को बताया कि भारत के किसान गरीब होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की जो भी
पूर्ति है, ठीक है, उदर पूर्ति, उसको पूरा करने के लिए खेती करते हैं। इसलिए वो ज्यादा, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे से अच्छे उर्वरक का यूज करे, रासायनिक खाद का यूज करे या किसी अच्छे कीटनाशकों का यूज करे, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख विशेषताएं है वो निम्न है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जलोढ़ मिट्टी, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, जिसके कारण ये काफी अच्छा है, काफी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा जो है मिट्टी है, उसका निर्माण नदियों के द्वारा, जो अवसादों यानी जो नदी होती है वो अपने साथ कई जगह की मिट्टी लाती है, कई जगह से उनके जो जल होते, पानी होते नदी में, उसमें कई प्रकार की गुणवत्ता वाले सभी खेतों की गुणवत्ता उसमें भिना रहता है, यानी उसमें उनके मिट्टियाँ, ठीक है, सभी खेतों के कण, मिट्टियाँ, ये सब क्या होते हैं, वो अपने साथ नदी लाती है। और जहां पर ये रुकती है नदी, ठीक है, जहां पे ये रुकती है उस जगह इन सभी मिट्टियों को अपने साथ जितने भी अवसादे लाते हैं उनको बिखेर देती है। तो वो मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाता है और वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस तरह से वो उसका निर्माण यानी जलोढ़ मिट्टी का वहां पे हो जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो देखिए, यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है, यानी ये मिट्टियां जो है इसकी कलर पीले और भूरे रंग की होती है। इस मृदा में जल देरी तक ठहरता है, इसलिए देखिए काफी उपजाऊ, यानी क्या है कि अगर बारिश हो गए तो इसमें जो जल पड़ जाएगा, ठीक है, तो ये काफी अधिक दिन तक ये गीली रहती है, ठीक है, सूखती नहीं है जल्दी। तो यही इसका गुण है। और जलोढ़ मृदाएं यानी मिट्टियों पर गहन खेती की जा सकती है, यानी काफी घन खेती की जा सकती है। इस मृदा में पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के 3 सुझाव दीजिए, यानी किस तरह से भारत में जो कृषि है, यानी जो किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसमें किस तरह से उत्पादकता यानी फसलों को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आप लोग समझिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख उपाय निम्न है, ठीक है। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार, ठीक है। उन्नत बीजों एवं उर्वरक की व्यवस्था, यानी अच्छी किस्म के बीजे, यानी जो किसान है जैसे 10 बीज बोए, ठीक है, तो क्या होता है कि भारत के किसान जो है उनके 10 बीज वो क्या करते हैं कि कम पैसों वाले बीज खरीदते हैं। तो वो 10 बीज बोएंगे तो सिर्फ उसमें से 5 बीज ही उनकी जो है पौधा बनेगा। तो उनके लिए उन्हें उन्नत बीजों का यूज करना है, यानी वो 10 बीज बोए तो पूरे बीजों का पौधा बने। ऐसे बीजों का यूज करेंगे तब भारतीय किसान की उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है, ज्यादा उनको फसल पैदा होगा। तो यही सब खास सुविधाओं का विस्तार, ठीक है। और यहाँ पे भूमि संरक्षण होना चाहिए और कृषि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यानी किसानों को कृषि से रिलेटेड शिक्षा भी देना चाहिए कि हाँ जो पौधे हैं, जो फसल है, उनको, ठीक है, पोटास की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, इस तरह से उनको शिक्षा भी देना चाहिए। ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन संसाधनों का उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के अगर परंपरागत स्रोत, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो परंपरागत स्रोत ऊर्जा का क्या है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैसें हैं, ठीक है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, इस सब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की किसी एक फसल का नाम बताइए। तो गेहूं एक रबी का फसल है। इसकी बुआई जो है वो शीत ऋतु में होती है, यानी ठंडी के महीनों में होती है हल्का हल्का। और इसकी कटाई जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी गर्मियों में जो गेहूं पकता है तो उसकी कटाई होती है। तो इस तरह से आप लोग इसको तैयार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाले ये सब क्वेश्चन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब कि जो सरकार के द्वारा, ठीक है, जो राशन मिलते हैं, सभी जगह राशन मिलते हैं और वो जो राशन होते हैं वो काफी आपको सस्ते में मिल जाते हैं। जैसे कोई भी गेहूं, चावल जो है, चावल वो मार्केट में अगर आप लोग पता करोगे तो मार्केट की दुकान पे जो है, शॉप पे, वो 24 रुपए 23 रुपए किलो रहेंगे। और लेकिन वो जब सरकार आपको राशन के रूप में देती है तो वो आपको सिर्फ वो चावलों का रेट वो 3 से 4 रुपए में देती है, यानी 3 रुपए में 1 किलो देती है,
ठीक है। तो यानी वो आपको कम मूल्य में जो है राशन को दे रही है। तो यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब कि सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, जो उसको लेना चाहता है, ठीक है, वो ले सकता है। तो इस तरह से यही क्वेश्चन है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है आवश्यक वस्तुओं को न्यूनतम मूल्य, हमने आपको बताया कि काफी कम मूल्य में यानी 24 रुपए किलो मार्केट में मिलेगा और सरकार आपको सिर्फ 3 रुपए में दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही कम मूल्य है, कम पैसों में लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के द्वारा नियंत्रण मूल्य तथा मात्रा में आपूर्ति करना ही राशनिंग कहलाता है, इसको राशनिंग कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्व क्या है? देखिए, जो भी राशन लेता है यानी वो एक प्रकार से गरीब ही रहता है, ठीक है। गरीब लोग ही ज्यादातर राशन लेने के उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पे गरीब परिवार को उचित मूल्य पर खाद्य एवं उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना और साधारण परिवार को महंगाई से बचाना, देश के अंदर समाजवादी व लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना, ये सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 महत्व। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आप सभी को यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बता दें जो काफी वायरल क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ठीक है, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से कि इंग्लैंड से? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि मोतीलाल नेहरू ने कि लोकमान्य तिलक ने कि महात्मा गांधी ने? तो ऑप्शन चौथा राइट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने 3 और आंदोलन का भी नेतृत्व किया है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरा, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी जो है ये काफी उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे काफी ज्यादा वन पाए जाते हैं, यानी वृक्ष पेड़ पौधे पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में जो है काफी ज्यादा जूट की उत्पादक होती है और गुजरात में भी होती है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो सबसे ज्यादा जो गेहूं की खेती होती है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा राइट है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? श्वेत का मतलब सफेद और क्रांति, यानी कि सफेदी में कौन प्रोडक्ट ऐसा है जो क्रांति लाया है, जिसका उत्पादक ज्यादातर हो रहा है, जिसकी डिमांड भी ज्यादा हो रही है, वो है दुग्ध उत्पादन, ठीक है। दुग्ध उत्पादन जो है वो काफी अपने क्षेत्रों में यानी श्वेत की क्रांति लाई हुई है। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो देखिए पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि जो चाय की खेती होती है ना, इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो चाय की खेती होती है ढालों पर होती है, इसलिए के लिए जो पर्वतीय मिट्टी होती है यानी पर्वत वाले मिट्टी होते हैं, ये काफी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक करने वाला राज्य है? तो वो केरल है। केरल में सबसे अधिक जो है रबर की खेती होती है, बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझाइए। यानी जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, जर्मनी जो था वो कई देशों में, उसमें कई देश मिले थे, ठीक है। तो क्या हुए थे, देश मिले थे, राज्य मिले थे, तो उसमें क्या हुआ, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो ये क्या हो गया, अकेला हो गया जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे वही इसके प्रक्रिया के बारे में समझाना है कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसमें क्या क्या चीजें सहयोग की, ठीक है, और क्या क्या प्रक्रिया हुआ जिससे जर्मनी की एकीकरण क्या हुआ, सफल हुआ। तो यहाँ पे आप सभी को वही इसमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए जर्मनी एकीकरण का जो प्रमुख चरण इस प्रकार है। चरण का मतलब इसका प्रकार, ठीक है, यानी जर्मनी एकीकरण का प्रमुख प्रकार क्या है, तो ये इस प्रकार है, आपको ऐसे उत्तर लिखना है। नेक्स्ट पहला है सबसे हेडिंग की राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट हेडिंग है। यानी जो वहाँ के जर्मन लोग थे उनके अंदर, उनके मनोभाव में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, सबसे पहला हेडिंग आपको यही डालना है। देखिए जर्मन लोगों में क्या है कि 1848 ईस्वी के, ठीक है, पहले ही राष्ट्रीयता की भावना क्या हो गई थी, जागृत हो चुकी थी। यानी 1848 एकीकरण के पहले ही जो जर्मन के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना क्या हो गई, जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी।
तो यहाँ पे देखिए मध्यवर्गीय का मतलब क्या, जो जर्मनी में जो गरीब वर्ग के थे, ठीक है। मध्य वर्ग में क्या आते हैं, गरीब लोग आते हैं, मजदूर किसान आते हैं, ये सब आते हैं। तो इसमें क्या था कि राष्ट्रीयता की भावना जो है वो किसानों मजदूरों यानी मध्यवर्गीय में जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी, ठीक है। उनके प्रति, देश के प्रति अपने जर्मनी, उनके अंदर बहुत ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यानी जब यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हुआ तो इसमें क्या हुआ, प्रेस की आजादी हो गई और क्या है कि संगठन, लोग अलग अलग के जो ग्रुप के लोग थे वो क्या करने लगे, अपना अपना संगठन बनाने की उनको स्वतंत्रता मिलने लगी, वो अपनी संगठन बनाने लगे। तो यहाँ पे क्या है, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का क्या हुआ, विकास हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। तो यहाँ पे देखिए संसदीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी, यानी जो पृष्ठभूमि थी वो सूची तैयार करने जाने लगी। नेक्स्ट है उदारवादी विचारधारा का उद्भव। यानी क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण के बाद उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे उनका उद्भव हो गया, यानी उनका उदय हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इससे उदारवादी लोग जो थे वो क्या थे, वो गरम लोग होते हैं, ठीक है, गरम दल के लोग होते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि जर्मनी के एकीकरण में उदारवादी विचारधारा का उदय हो गया, जो कि उनके ताकत जो थे वो राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भूस्वामी यानी कि जो जिनके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन थी, भू था, ठीक है, उनका क्या हुआ, समर्थन मिला, तब जाकर के जर्मनी का एकीकरण जो है वो सफल हुआ। तो यहाँ क्या, उनका प्रसार बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां, प्रसा ने राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान किया, ठीक है, प्रसा यानी वहां के राजा ने। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट सातवां, प्रसा का प्रधानमंत्री, यानी प्रसा का जो प्रधानमंत्री था वो ऑटोआन बिस्मार्क था, ठीक है। कौन था, ऑटोआन बिस्मार्क था। ये क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख, जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था उसमें जो ऑटोआन बिस्मार्क है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। ये क्या है, आप सभी के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा और काफी ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटोआन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक थे। प्रसा जो था यहाँ पे, यानी यहाँ पे प्रसा एक स्थान था, तो इस प्रक्रिया का जनक थे जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जिसने क्या किया, प्रसा के सेना का और नौकरशाहियों का मदद लेकर के वो जर्मनी के एकीकरण का पूरा समर्थन किए और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण सफल हो गया। नेक्स्ट 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि जर्मनी के, ठीक है, यानी जर्मनी राष्ट्र का प्रथम जो सम्राट है वो किसको घोषित किया गया, तो वो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न बता रहा है सभी वायरल, बिल्कुल 100% आपके पेपर में इस बार छप के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। आप सभी को क्या करना, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ये आपके पेपर में आता है, तो कुछ स्टूडेंट जिनको नहीं पता होता है इटली के एकीकरण पे प्रकाश डालना, या वो नहीं समझ पाते कि ये प्रकाश डालना क्या होता है, तो वो क्या करते इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या करते वो टार्च बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे वो इस तरह से इटली के एकीकरण ऐसे लिख करके उसी पर ऐसे प्रकाश डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ स्टूडेंट कर देते हैं। अब बताइए प्रकाश डालना का मतलब ये टार्च बनाकर प्रकाश थोड़ी नहीं डालना है, इसके बारे में ना लिखना है अच्छे तरीके से आप सभी को। अगर आप लोग ऐसे यहाँ पे इटली के एकीकरण लिख देंगे और यहाँ पे टार्च बनाकर प्रकाश डाल देंगे तो टीचर भी क्या करेगा, यहाँ पे 2 सुन्ना लिखेगा, 2 लड्डू, और यहाँ पे इस पे प्रकाश डाल देगा। बताइए एक भी नंबर तो आपको नहीं मिला। इसलिए आपको देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको टार्च बनाकर प्रकाश नहीं डालना है, बल्कि इटली के एकीकरण पे आप सभी को इसके बारे में लिखना है कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ है, ठीक है, तब आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए
इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। जो 19वीं शताब्दी था उसमें क्या है, इटली का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुआ। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार था, यानी इसका विवरण किस प्रकार था, आपको इसी पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय, ठीक है, हैप्सर वर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तो उस समय जो इटली है उसमें क्या था, अनेक वंशानुगत राज्य थे और उस वो का बहुत यानी बहुराष्ट्रीय, यानी इसमें बहुत सारे राष्ट्र मिले हुए थे, इसमें ये बिखरा हुआ था बिल्कुल। इसका यानी कोई पहचान नहीं था कि हाँ ये इटली है। जब इसकी एकीकरण हुआ तब जाके पहचान हुआ कि हाँ इटली जो है ये काफी अच्छा है और यहाँ पे कई सम्राट जो है वो राज्य किए हुए हैं। इस तरह से उसका पहचान हुआ एकीकरण से, ठीक है, वो निकल कर सामने आया। दूसरा है इतालवी भाषा, यानी इटली में जो था इतालवी भाषा था, तो यहाँ पे इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। जबकि जो ये इतालवी भाषा है ये सिर्फ इटली का था, लेकिन संपूर्ण इटली में ये नहीं बोली जाती थी, कुछ लोग ही बोलते थे ये भाषा। बाकी अनेक स्थानों पर क्या था, इसके अनेक रूप थे, यानी अनेक नाम थे, जहां भी बोला जाएगा इसका अलग अलग नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी जब 1861 ईस्वी में जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय को क्या किया गया, इटली का जब राजा घोषित किया गया, तब जाकर के 1870 ईस्वी में इटली का ये एकीकरण पूर्ण हुआ। देखिए 1861 ईस्वी में घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में ये पूरा पूर्ण हो गया, ठीक है। 9 साल लगे इसको पूरा होने में, इटली के एकीकरण होने में। तो इसमें जो राजा था वो कौन थे, विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ठीक है, इसको तैयार कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेप्पे ने इटली को एकीकरण करने में सबसे ज्यादा प्रयास किया। तो यानी 1830 ईस्वी में क्या था, ज्यूसेप्पे एक राजा था, ठीक है, एक व्यक्ति था। तो यहाँ पे ज्यूसेप्पे ने इटली को एकीकरण करने में सबसे ज्यादा अपना क्या किया, प्रयास किया। तो आप सभी को यहाँ पे ये भी तैयार कर लेना, प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक संगठन स्थापित किया, यानी एक यंग इटली नाम का संगठन स्थापित किया जिसमें नौकरशाही आ गए, ठीक है, सेना आ गए और कई कंपनियां भी आ गई। तो इस तरह से आप सभी को तैयार रखना है। नेक्स्ट है कि हम आप सभी को बता दें कि ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो कम से कम आप सभी को, ठीक है, 6 इसके आप सभी को 6 लिखना है इसके बारे में, यानी 6 आप सभी को हेडिंग लिखना है या 6 इसका विशेषता लिखना है, तब आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए, पांचवा क्या है, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया और पिडमांट ने, ठीक है, ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में जो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। इसमें क्या किया इन्होंने, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया और पिडमांट ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, जिसमें क्या था कि कई जो सैनिक थे इसमें भाग लिए, तब जाकर के ये यहाँ पे इटली का एकीकरण संभव हो पाया। नेक्स्ट 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट ने के सैनिकों ने, ठीक है, प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके, यानी वो स्पेन को पराजित किए, ऑस्ट्रिया को पराजित किए, कौन, इटली के लोगों ने, ठीक है, तब जाकर के इटली का एकीकरण हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।